नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज पूरे देश भर में जिस बयान की चर्चा है वो प्रधानमंत्री मोदी का बयान, जिसके जरिए कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमानों की जाति की बात पर कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन हिंदू समाज की बात आते ही चर्चा जाति से ही शुरू करती है कांग्रेस, क्योंकि वो जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उतना उसको फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरह से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वो इस फॉर्मूले को लागू करती है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का गिरोह गुमराह करने में जुटा रहता है, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चलती है। महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और उस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन यूएन के अंदर भारत की जमकर तारीफ हुई है। गरीबी कम कराने को लेकर तारीफ की गई है भारत की। यूएनएफपीए की कार्यकारिणी निदेशक नतालिया केनम ने कहा कि भारत में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। विद्युतीकरण में प्रगति और स्वच्छ जल और सफाई देखना आश्चर्यजनक है। संयुक्त राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। भारत में प्रगति की गति और तेजी उत्साहजनक है। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आई हुई है नतालिया केनम। और देखिए, दूसरी तरफ भारत के अंदर जो विकास की रफ्तार है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, जबकि यूएन के अंदर भी ये स्वीकार की गरीबी कम हुई है और भारत स्वच्छ जल के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और ग्रीन एनर्जी के लिए जितना काम भारत में हो रहा है वो बेहतरीन और उतनी ही अपार संभावनाएं भविष्य में नजर आती है। वहीं केंद्र सरकार ने गरीबों को दिया दशहरा गिफ्ट। देश में 2028 तक मिलेंगे मुफ्त चावल। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मिलेंगे मुफ्त चावल। सरकार ने इस स्कीम में 17,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। फोर्टिफाइड चावल एनीमिया के समाधान और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी दी और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में एनीमिक मरीज बहुत ज्यादा है। ये चावल, फोर्टिफाइड चावल, एक उनको तो राहत देता ही है, इसके साथ साथ जो गरीब 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते उनकी निवाले का भी इंतजाम करता है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस हैरान है, परेशान है, भौचक्की है। अब रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी की जीत पर हैरानी जताई और कहा कि हम सभी परिणामों से आश्चर्यचकित हैं। मैं यही कहूंगा कि लोगों ने जिसे भी चुना है अब हमें राज्य के विकास की तरफ देखना चाहिए। बीजेपी राजनीति में मेरे नाम का इस्तेमाल करती है लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करती है। वो मुझे राजनीति में घसीट लाए तो इसलिए कि मैं भी अब राजनीति में दिलचस्पी लेता हूं। मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं कि जो ईवीएम 99% चार्ज थी वहां कांग्रेस हारी है और ये एक अलग तरीके का नैरेटिव है जो अब कांग्रेस सेट कर रही है कि ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि जहां कांग्रेस जीतती है या जहां कांग्रेस सहयोगी पार्टियां जीतती है उसे लोकतंत्र की जीत बताया जाता है और जहां वो हार जाती है वहां लोकतंत्र के लिए खतरा उस चुनाव को बता दिया जाता है। लेकिन सवाल यह कि हरियाणा के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य क्या है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी रही थी बहुमत से दूर, लेकिन हरियाणा की जीत साबित हुई बीजेपी के लिए एक तरीके से बूस्टर डोज। हरियाणा की बंपर जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। अब आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है इसका असर। मसलन महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में जल्द होने वाले हैं चुनाव और दशहरे के बाद विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें राजस्थान की भी 7 सीटें। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे को पार पाना होगा बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती। वहीं दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल की। झारखंड में हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार पर घेरेगी बीजेपी और ये तीनों राज्य महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में डाला जा चुका था, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा चुका है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो वहां शिवसेना के साथ जो गठबंधन था, हम शिवसेना यहां बाला साहिब की बात कर रहे हैं, वो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इन सबके बीच में शिव सैनिक और मराठा को अपनी तरफ लाना यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही महाराष्ट्र से जो संदेश दिया, उसमें शायद वो मराठा या फिर हिंदू जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, उसे एक करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर बात हो तो बात हिंदू वर्सेस मुसलमान हो और एक नए नैरेटिव की तरफ देश का चुनाव जा रहा है। हरियाणा में हैट्रिक के बाद बीजेपी की तैयारी, जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बड़े स्तर पर नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का 12 अक्टूबर के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है पंचकुला के परेड ग्राउंड के अंदर। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो बम्पर जीत है, बम्पर जीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2014 को याद कीजिए। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके से लोकप्रियता की सुनामी पूरे देश में चरम पर थी, उस दौरान भी बीजेपी इतना बेहतरीन परफॉर्म हरियाणा में नहीं कर पाई थी जितना 2024 में कर रही है। और जब सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बीजेपी दे रही है, तो उसका शपथ ग्रहण समारोह भी सबसे बेहतरीन हो, इसकी तैयारी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार का अर्धशतक पूरा हो गया है। दरअसल बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और तीसरी बार सरकार बनाई है। यह हरियाणा में बीजेपी का सर्वोच्च परफॉर्मेंस है, सर्वोच्च परफॉर्मेंस। एक दौर वो भी हुआ करता था हरियाणा में जब बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीतती थी, आज वो बहुमत से जीतती है। अब बढ़ता जा रहा है हरियाणा में बीजेपी का कुनबा, क्योंकि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। इसे कहते हैं गो विद फ्लो, यानी कि पावर के साथ बहना, जिस दिशा में पानी बह रहा है उधर बहना, क्योंकि उधर से ही फायदा है। अब चूंकि स्पष्ट है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, तो निर्दलीय अगर बीजेपी को समर्थन देंगे तो उनकी विधानसभा में उनको यकीनन फायदा होगा। और जो 3 नाम है, उनमें नाम है सावित्री जिंदल का, देवेंद्र कादियान का और राजेश जून का, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। कादियान ने तो यहां तक कहा कि मैं पहले भी बीजेपी में था और ये मेरे परिवार की तरह है, पार्टी में शामिल नहीं हो रहा लेकिन सरकार का समर्थन करूंगा। पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अगर वो शामिल हुए तो उनकी विधायकी चली जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार के अब 51 विधायक हो गए हैं, 3 निर्दलीय और 48 कमल की। हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल बीजेपी के साथ आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान और सांसद विप्लव देव से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सूची, और कमाल की बात यह है कि छलका है कांग्रेस का दर्द। समाजवादी पार्टी ने जारी की लिस्ट, विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सपा ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सपा की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा कि भाई, इंडी गठबंधन की समन्वय समिति के साथ चर्चा ही नहीं हुई, हमें विश्वास में ही नहीं लिया गया। और दरअसल इंडी गठबंधन की यही सच्चाई है। हालांकि जब कांग्रेस खुद ये कहती है कि भाई हर चुनाव इंडी गठबंधन की नजर से अलग है, मसलन अगर केंद्र का चुनाव होगा तो रणनीति अलग होगी, सहयोगी अलग होंगे, और चुनाव अगर क्षेत्रीय है तो फिर वहां सभी पार्टियां अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत, तो क्या वाकई में उसे कांग्रेस से पूछना चाहिए। और ये एक अलग तरीके का गठबंधन है जो क्षेत्रीय आधार पर अलग होता है और राष्ट्रीय आधार पर अलग होता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस हारी, उसमें जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, उसमें 5 सीटें ऐसी रही हैं जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं
उससे कम अंतर से कांग्रेस हारी है। यानी राहुल गांधी जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा जिसके सख्त खिलाफ थे, वो भी एक बड़ी वजह रही। अब सोचिए जरा, अगर गठबंधन हो गया होता तो हरियाणा के क्या पता परिणाम अलग होते। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके आंतरिक मतभेदों के कारण बीजेपी को फायदा हुआ। आप चुनावी लड़ाई में बीजेपी को थोड़ा भी मौका देते हैं तो इसका फायदा वो उठाती है। कांग्रेस के पास बीजेपी को हराने का सुनहरा अवसर था। कांग्रेस को हार पर मंथन की जरूरत है और ओवैसी ने दरअसल तंज कसा है कि ईवीएम का रोना छोड़िए और अपनी गलतियों को स्वीकारिए, कमजोरियों को स्वीकारिए और अति महत्वाकांक्षा की वजह से ये जो चुनाव हारे हैं इस पर मंथन कीजिए कि कठोर फैसले ले पाए। क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रत्ती भर भी मौका मिल गया तो उसको वो अवसर में भुनाने की पूरी कोशिश करें। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। डेविड बेकर और डेनिस हस्बिस और जॉन जंपर को नोबेल प्रोटीन पर काम के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। डेविड बेकर वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में काम करते हैं, जबकि हस्बिस और जंपर दोनों लंदन में गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। गुरुवार को साहित्य पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी, जबकि अर्थशास्त्र पुरस्कार की घोषणा 14 अक्टूबर को की जाएगी। नोबेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की घोषणा 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। पंजाब को नया मुख्य सचिव मिल गया है। 1992 बैच के आईएएस अफसर केपी सिन्हा को नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव, यानी कि सीएस, चीफ सेक्रेटरी। राजस्व, कृषि और जल संरक्षण विभाग के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे सिन्हा। निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की जगह केपीएस सिन्हा लेंगे। जून 2023 में पंजाब के सीएस नियुक्त किए गए थे अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा को लगाया गया राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, कृषि, किसान कल्याण, बागवानी, मृदा और जल संरक्षण एसीएस की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। वहीं एमके दुबे होंगे आईआरएफसी के नए सीएमडी। भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के बनाए गए हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। भारतीय रेलवे सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं मनोज कुमार दुबे। वर्तमान में कॉनकॉर में निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत थे। 2 साल से ज्यादा समय से तदर्थ व्यवस्था के तहत था आईआरएफसी का सीएमडी पद। भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है आईआरएफसी, जो घरेलू और विदेशी बाजारों से जुटाती है रेलवे के लिए धन और उसको रेलवे के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। महज 15 दिनों में घुटनों पर हिजबुल्लाह ने इजरायल से की युद्ध विराम की अपील। उपनेता नईम कासिम ने अपील की है, हम युद्ध विराम के लिए किए जा रहे राजनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। एक बार जब युद्ध विराम मजबूती से स्थापित हो जाए तो कूटनीति के जरिए अन्य बातों पर भी सहमति पूरी की जाएगी। हमारे लिए लेबनान वासियों की जान से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। इजरायल के सामने गाजा की शर्त छोड़ने के लिए भी हम राजी हैं। पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है हिजबुल्लाह ने। इजरायल ने चंद दिनों में किया हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स का खात्मा। नसरुल्लाह के बाद उत्तराधिकारी सफीदून को मार दिया इजरायल ने। हथियारों का जखीरा, कमांडर्स और आतंकियों का भी खात्मा कर चुके हैं। अब सवाल यह कि सीज फायर हिजबुल्लाह इसलिए चाहता है कि वो शांति चाहता है या इसलिए चाहता है कि वो अपने संगठन को एक बार फिर से खड़ा कर सके ताकि वो इजरायल के खिलाफ मजबूती से लड़ सके।